Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 11th chemistry. So we were discussing chapter 2, that is structure of atom. This is part 13th of our chapter. In the previous lecture we discussed about the quantum numbers, right? हमने quantum numbers के बारे में स्टडी किया था, जिसके हेल्प से हमें पता लग गया था कि ऑर्बिटल के पास क्या शेप होगी, क्या ओरिएंटेशन होगी, ठीक है, कैसे वो प्रेजेंट होंगे. उसके एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हमें पता लगेगा कि उसके अंदर जो ऑर्बिटल होएगा वो sp-df स्ट्रक्चर्स में होएगा. ठीक है, ये फर्दर आगे डिवाइडेड होंगे, जिसको हमने क्या था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसमें से हमें पता लग गया था कि इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स अकोमोडेट हो सकते हैं. राइट, हमने एस में देखा था कि एक ओनली वन, पी में देखा था 3 थे, डी में देखे थे 5 थे, और हमने एफ में देखे थे 7 थे. राइट, एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेगा और न्यूक्लियस के अराउंड भी रोटेट करेगा. सो जब वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो या फिर वो क्लॉकवाइज या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज लेगा, जिसे हम -हाफ या पॉजिटिव हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे, या हम बोल सकते हैं अपवर्ड एरो या डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. राइट, तो इससे हमें पता लग गया था कि क्वांटम नंबर से पता लग गया था कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में तो 2 ही प्रेजेंट होंगे, बट उसका स्पिन कैसा होगा. ठीक है, एक जो ऑर्बिटल हमारा बन रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया. आज के हम टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले कि इन ऑर्बिटल्स की शेप कैसे होने वाली है. ठीक है, अब हमने बात तो करी sp-df, अगर ये अलग अलग है तो ऑब्वियसली इनकी अलग अलग शेप भी होगी. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इनकी शेप कैसी होती है. ठीक है, हर एक जो ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल है या डम्बल शेप है, किस तरह से फॉर्मेट है और कहाँ से ये टॉपिक आता है, कैसे हमें पता लगता है इनकी शेप कैसी होगी. राइट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द शेप ऑफ ऑर्बिटल. विद द शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल का कैसे पता लगा. द रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. सबसे पहले तो ऑर्बिटल क्या होता है कि वो रीजन, एक न्यूक्लियस के अराउंड में वो रीजन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रेजेंस मैक्सिमम हो, मतलब 90% हो, तो उस एरिया को हम कहते हैं ऑर्बिटल. सो द रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. ठीक है, जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की इस ऑर्बिटल में होगा, मतलब इस रीजन में होएगा न्यूक्लियस के, उसका कहने का मतलब क्या है, वो न्यूक्लियस के अराउंड का वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रेजेंस मैक्सिमम हो. राइट, मैक्सिमम हो, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं. So the shapes of orbital can be determined from the variation of wave function. अब यहाँ पर बात आती है कि ऑर्बिटल की शेप कौन डिफाइन करेगा. देखो, अगर हम लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जाएं तो हमने वेव फंक्शंस, क्वांटम के बारे में बात करी थी, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करी थी, और वहाँ से हमारे पास स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से ये साई आया था, जो हमें बताता है वेव फंक्शन. दैट इज हमें बताता है कि ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव फॉर्म में कैसे रिवॉल्व कर रहा है. राइट, वेव की फॉर्म में कैसे है, उसके पास वेव नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर कैसा है. राइट, तो वो डिफाइन कर रहा था साई. अब जब साई इतना इम्पॉर्टेंट है तो साई पे ही डिपेंड करेगा कि ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कैसी होगी. तो जो शेप ऑफ ऑर्बिटल है वो कौन बताएगा, वेव फंक्शन बताएगा, दैट इज साई बताएगा कि उसके ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर, उस ऑर्बिटल का शेप कैसा होएगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियल डिपेंडेंस और रेडियल वेव फंक्शन. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये साई को वेव फंक्शन कहते हैं, तो उधर से नाम आ गया रेडियल वेव फंक्शन. रेडियल का मतलब क्या हो गया, जो रेडियस के अकॉर्डिंग. ठीक है, जो हम एक्सिस के अकॉर्डिंग बात करेंगे. अब हम जो शेप करेंगे ना वो हम एक्सिस के अकॉर्डिंग देख के चलेंगे. तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि इसे हम रेडियल डिपेंडेंस भी कह सकते हैं और रेडियल वेव फंक्शन भी कह सकते हैं. रेडियल डिपेंडेंस क्यों, क्योंकि उसकी डिपेंडेंस किस पे है, वेव फंक्शन पे. साई के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसकी जो स्ट्रक्चर होगी, उसका जो शेप होएगा वो कैसा होएगा. राइट, सो ऑर्बिटल क्या होता है, वो एरिया
वो न्यूक्लियस के अराउंड एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रेजेंस मैक्सिमम हो उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल। और दूसरी चीज ये किस पे डिपेंड करेगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करेगा, साई के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपने याद किया हो तो हमने वहाँ पे बात करी थी कि साई की कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, ठीक है, साई की कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, तो इसलिए हम वैल्यू लेते हैं साई स्क्वायर की, इसलिए हम वैल्यू लेते हैं साई स्क्वायर की, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर ही साई पे डिपेंड कर रही है तो साई स्क्वायर पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि वो तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, वो तो और भी ज़्यादा अच्छे से बताएगी कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ होगा, है ना। चलो हम एग्जैक्टली की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें कम से कम 95% दे देगा, राइट। तो साई स्क्वायर पे भी डिपेंडेंस आएगी। और अभी हम ग्राफ की हेल्प से देखेंगे कि साई और साई स्क्वायर पे कैसी डिपेंडेंस आते हैं, क्या ग्राफ प्लॉट होते हैं, जिसके वजह से हमें पता लगता है कि इनकी स्ट्रक्चर, इनका शेप कैसा होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मतलब एस का शेप कैसा होगा, पी का शेप कैसा होगा, डी का शेप कैसा होगा, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम करते हैं रेडियल ग्राफ, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रेडियल ग्राफ। तो बेसिकली on plotting a graph between wave function psi and distance r from the nucleus। अब हमने क्या किया कि ये मेरा न्यूक्लियस था, इसके अराउंड ऑर्बिटल है, अब उस ऑर्बिटल का कुछ न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा ऑर्बिटल है, ये मेरा न्यूक्लियस है, तो ये कुछ डिस्टेंस होएगा, राइट। तो इस डिस्टेंस r और जब हमने साई वेव फंक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट किए तो हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ है, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस के लिए 1s, 2s और 2p का ही ग्राफ नोटिस करके चलेंगे। तो 1s के केस में हमने क्या देखा कि वेव फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस एज द वैल्यू r इंक्रीजेस। उसमें हमने क्या देखा कि जो ऑर्बिटल का है हमारे पास, जो ऑर्बिटल का वेव फंक्शन मतलब साई की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती जा रही है जैसे जैसे r इंक्रीज कर रहा है। आप देखो यहाँ पे ये मेरे पास साई है, ठीक है, ये मेरे पास आर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्या लिया है, आर लिया है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने लिया है साई। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो आर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, साई की वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है, मतलब वो जीरो के और अराउंड आए जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये रीजन जो है वो ऑलमोस्ट बहुत पास में है न्यूक्लियस के, तभी तो रेडियस कम, अगर उल्टा ले अगर हम, तो रेडियस अगर कम हो रहा है, ठीक है, रेडियस अगर डिक्रीज हो रहा है तो साई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब वेव फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो अगर रेडियस कम हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। साई हमें यही बताता है कि हमारे पास वेव फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन की होने की प्रेजेंस बताता है। तो अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, इसका रेडियस कम होता जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरी साई की वैल्यू है वो इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है, साई की वैल्यू इंक्रीज करिए, और साई की वैल्यू अगर इंक्रीज करिए इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की क्षमता मतलब होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट इज 2s, द वेव फंक्शन फर्स्ट डिक्रीजेस। अब 2s के केस में हमने क्या किया कि जो वेव फंक्शन है ना वो पहले एकदम से ड्रॉप हो गया, एकदम से डिक्रीज हुआ, आफ्टर बिकम्स लो एट पर्टिकुलर डिस्टेंस। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पर हमारे पास जो मेरे पास यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया पे ये बिल्कुल लो हो गया, बिल्कुल ही जीरो हो गया, और उसके बाद उसने नेगेटिव ग्राफ प्लॉट किया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पहले तो धीरे धीरे डिक्रीज हुआ और फिर एकदम से जीरो हो गया, फिर उसके बाद उसने एक नेगेटिव ग्राफ प्लॉट किया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एरिया है, सबसे पहले एक ये रीजन है, ठीक है, एक 1s का रीजन है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ रही है, फिर धीरे धीरे एक ऐसा रीजन आया जहाँ पे बिल्कुल प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। देख रहे हो आप, इस वाले एरिया में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल जीरो होगी, और उसके बाद फिर से एक ऐसा एरिया है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी आने लगी, मतलब जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वापस आने लगी। तो इधर से क्या कह रहा है कि जो 2s होएगा ना वो हमेशा 1s के बाद होएगा, जो 2s होएगा
वो हमेशा 1s के बाद होएगा, क्योंकि हमारे पास 1s के बाद जब हम 2s का ग्राफ देख रहे हैं तो यहाँ पर एक एरिया ऐसा आ रहा है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है ना, ग्राफ के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि एक रीजन ऐसा है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन की बढ़ने लग जाएगी, मतलब कि वो हमें एक ग्राफ देता जाएगा, राइट। अब अभी हम नोड्स के बारे में और डिस्कस करेंगे, इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ से इतना समझ लो कि जब एक ऐसा रीजन आ जाए जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाए ज़ीरो, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाए ज़ीरो, मतलब वहाँ पर जो हमारे पास एक कट आ रहा हो, ठीक है, ये जो है ना हमारे पास यहाँ पर एक कट आ रहा हो, तो उस कट को हम कहते हैं नोड। अभी आप सिर्फ ग्राफ से ये समझो कि वो जो पॉइंट होगा जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो रही है ज़ीरो, मतलब कट आ रहा हो बिल्कुल ही, वो शार्पली डिक्रीज करके पॉइंट ज़ीरो पे लाई कर रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। नेक्स्ट इज फॉर द 2p। अब 2p के केस में क्या हुआ कि उसे सबसे पहले तो फटाफट इंक्रीज कर दिया, बहुत रैंडमली उसने इंक्रीज किया, एक मैक्सिमम हाइट अगेन की, और फिर एकदम उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो की, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो की। मतलब कि जब हम 2s से 2p की तरफ गए तो एक मैक्सिमम एरिया वाला ग्राफ आया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रेजेंस बिल्कुल मैक्सिमम होगी, और फिर वो एकदम से ड्रॉप कर गया, मतलब कि उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो की तरफ होने चली, ठीक है। तो 2p के ग्राफ से क्या मिला कि एकदम से सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी है मेरे पास वो एकदम इंक्रीज करी, फिर एकदम से ही डिक्रीज करी। तो यहाँ से इन ग्राफ से मुझे कुछ आइडिया हुआ कि भाई हर एक रीजन के लिए, हर एक ऑर्बिटल के रीजन के लिए एक पर्टिकुलर पार्ट है, एक पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पर उसका ऑर्बिटल होएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रेजेंस होगी, और उसके आसपास की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना वो ज़ीरो के अराउंड होगी, क्यों, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस भी प्रेजेंट है ऑर्बिटल्स के बीच में। तो यहाँ से हमें इतना पता लग गया कि जो 1s है वो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में होगा, फिर उसके बाद थोड़ी सी एरिया ऐसा आएगा जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ी होगी, बट एक एरिया एक ऐसा आ जाएगा बीच में जहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, और फिर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम की तरफ बढ़ेगी। और 2p के केस में क्या होएगा, जैसे ही 2s खत्म होएगा तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो एकदम मैक्सिमम होके और साथ के साथ ही ड्रॉप आउट कर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया साई और आर के बीच में डिफरेंस, मतलब जो साई और आर के बीच में जो हमने ग्राफ देखे वो। बट इन ग्राफ से भी अभी भी मेरे को क्लैरिटी नहीं मिली कि कितना प्रेजेंट होएगा, कितनी ही प्रोबेबिलिटी होगी, मैक्सिमम तो नहीं पता लग रहा ना, कि यहाँ पे मेरे को पता ठीक है 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद 2p आएगा, ये तो पता लग गया, बट मेरे को मैक्सिमम वैल्यूज़ नहीं पता लगी। तो इसी वजह से हमारे एक साइंटिस्ट थे मैक्स बोरन, और उन्होंने ग्राफ दिया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डेट इज साई स्क्वायर और डिस्टेंस आर के बीच में, अगेन साई स्क्वायर और डिस्टेंस आर के बीच में उन्होंने ग्राफ दिया था, ठीक है। अब उनके ग्राफ स्टडी करते हैं। तो मैक्स बोरन सजेस्टेड दैट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, जो इलेक्ट्रॉन के होने की प्रेजेंस है, वो ज़्यादा अच्छे से कौन देगा, स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का स्क्वायर वैल्यू हमें ज़्यादा अच्छे से बताएगा कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिल सकती है, ठीक है। तो ये किसने दिया था, मैक्स बोरन ने दिया था। सो उन्होंने, अब हम उनके ग्राफ स्टडी करते हैं 1s 2s और 2p के लिए। तो 1s के लिए जब उन्होंने बात करी तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। तो 1s के केस में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी, मतलब साई स्क्वायर की वैल्यू थी, वो मैक्सिमम थी न्यूक्लियस के अराउंड में, न्यूक्लियस के आसपास में उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही मैक्सिमम थी, एंड देन डिक्रीजेस शार्पली, और फिर एकदम से डाउन आ गई, जैसे कि हमने 2p के केस में देखा था ना कि ये बढ़ी और एकदम से साथ के साथ डाउन आ गई। तो वैसा ही कुछ, वैसा तो नहीं कुछ, वैसे से तो बहुत डिफरेंट है, बट उसके जैसे कॉन्सेप्ट में कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई है वो पहले तो एकदम इंक्रीज करी, बट फिर शार्पली डिक्रीज कर गई,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले तो एकदम इंक्रीज कर गई लेकिन फिर एकदम से डिक्रीज कर गई। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ इस रीजन में उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, राइट, इस रीजन में प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो यहाँ से भी हमें ये बात पता लगती है कि जो 1s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के बहुत पास है, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, सबसे पहली चीज़, और जो हमारे पास साई वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी है। तो उसके वजह से जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रेजेंस ज़्यादा है और ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास वाला रीजन है। नेक्स्ट इज, अगर हम 2s और 2p की बात करें, फॉर 2s प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीजेस। सबसे पहले इस केस में क्या हुआ, डिक्रीज करी। 1s के केस में इंक्रीज करी थी, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले डिक्रीज करी शार्पली अप टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने डिक्रीज किया, देखो यहाँ तक बिल्कुल शार्पली एकदम डाउन आया 0 तक, इधर इसने 0 टच किया, देन अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग, और फिर इसके बाद यहाँ से उसने इंक्रीज करना शुरू किया। आफ्टर रीचिंग अ स्मॉल मैक्सिमा इट डिक्रीजेज अगेन। और फिर हमने क्या देखा कि इसने यहाँ इस वाली वैल्यू पे, देखो इस वाली वैल्यू पे इंक्रीज किया, ये मैक्सिमा आ गया। मैक्सिमा क्या होता है, जब एक हमारे पास बहुत हाईएस्ट पॉइंट आ जाए ग्राफ में, ठीक है। अभी आप मैथ्स में ये बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करोगे कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होते हैं, बट अभी आप ये समझ लो कि मैक्सिमा क्या है, एक हाईएस्ट पॉइंट आ जाए हमारे पास ग्राफ में। तो ये हाईएस्ट पीक आ गई मेरे पास, और उसके बाद फिर वो दोबारा डिक्रीज करना शुरू हो गया और 0 के अप्रोच में शुरू हो गया। मतलब ग्राफ कैसे बना, ये मेरे पास ग्राफ था, यहाँ पे मेरे पास साई स्क्वायर था, यहाँ मेरे पास आर था। सबसे पहले उसने डिक्रीज किया, फिर उसने इंक्रीज किया, मैक्सिमा आया, और फिर वो 0 के अराउंड पहुंचना शुरू हो गया। तो कुछ ऐसा ग्राफ मेरे पास आया। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। तो अब यहाँ से हमें क्या पता लगा कि सबसे पहले तो डिक्रीज कर रही है, मतलब कि 1s के बाद एक ऐसा रीजन है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम है, ठीक है, ना के समान है। और फिर उसके बाद एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे तो बिल्कुल 0 होगी। फिर उसके बाद एक ऐसा रीजन आता है जहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी मैक्सिमम रीजन आ जाता है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रेजेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस था, ये मेरा 1s बन गया। 1s के बाद एक ऐसा एरिया आ गया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रेजेंस ना के समान है, ये बिल्कुल ही नहीं है। और फिर उसके बाद एक ऐसा रीजन आया जहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर गई, राइट, जहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर गई, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन के होने की प्रेजेंस है वो मैक्सिमम हो गई, राइट। अब हमने 2p के लिए देखा, तो 2p के लिए द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंक्रीजेज शार्पली। 2p के लिए वही ग्राफ आया हमारे पास कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी वो शार्पली इंक्रीज करके और फिर शार्पली ही डिक्रीज करी थी, और वो साथ के साथ ही डिक्रीज करी थी। मतलब कि 2s के बाद साथ साथ ही एक ऐसा रीजन है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी और फिर साथ के साथ ही डिक्रीज करके 0 पे पहुँचेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ आ गए थे जिसकी हेल्प से हमें पता लगा कि 1s के बाद कौन सा रीजन आएगा, कौन से रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन के होने की प्रेजेंस ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि 1s के लिए जो ग्राफ आया था वो था ऐसा कुछ, ठीक है। 2s के लिए जो आया ये था 1s के लिए, ये आया 2s के लिए कैसा आया कि उसने पहले डिक्रीज किया फिर उसके बाद इंक्रीज किया। और 3s के लिए 2p के लिए कैसा आया, 2p के लिए आया कि वो उसने इंक्रीज किया और फिर 0 पे लाइक कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास रीजन से पता लगा कि यहाँ पर इस रीजन को न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होगा, क्लोज टू न्यूक्लियस, ठीक है। ये रीजन जो होगा क्लोज टू न्यूक्लियस होगा, मतलब न्यूक्लियस के बहुत पास होगा। फिर ये जो होगा ये रीजन होगा आफ्टर 1s, आफ्टर 1s के बाद जो होगा ये रीजन आ जाएगा। तो ये 1s के बाद आएगा, उस रीजन में लाइक करेगा, ठीक है, आफ्टर 1s होएगा। एंड नेक्स्ट इज 2p। 2p जो होएगा एक ऐसा रीजन होएगा जहाँ पर हमारे पास जो होएगा वो 2s के बाद होएगा, आफ्टर 2s होएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ रहा है कि हमारे पास एक ऑर्बिटल का फॉर्मेट बनता चला गया कि यहाँ पे 1s आ रहा है, फिर उसके बाद 2s आ रहा है, फिर आ रहा है 2p।
बट इसका कैसे हमें पता लगा कि ये एनर्जी लेवल्स जो थे, जो ऑर्बिटल्स थे, वो किस फॉर्मेट में आए? तो ये एनर्जी लेवल के फॉर्मेट्स में आए, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज लेवल ऑफ एनर्जी लेवल है। ग्राफ से तो मुझे सिर्फ इतना पता लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा रीजन है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 है, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा रीजन है जहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे फिर एक ऐसा रीजन आ रहा है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, फिर यहाँ पर भी देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और फिर वो शार्पली डिक्रीज करके मिनिमम पे जा रही है। तो यहाँ से तो मतलब ऐसे रीजन पता लग गए कि कहाँ पे मैक्सिमम होएगा और कहाँ पे रीजन कम होएगा। इसको बताने के लिए, डिटेल देने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया बाउंड्री सरफेस डायग्राम का। अब मेरे को ग्राफ पता लग गए, मतलब कि रीजन्स का पता लग गया कि किसके बाद कौन सा रीजन है और किसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा। लेकिन ये हमें और अच्छे से किसने बताया? बाउंड्री सरफेस ने बताया। सो बाउंड्री सरफेस का कहने का मतलब क्या था? द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेरिएशन कैन बी विजुअलाइज्ड। मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, अगर हम विजुअलाइज करके चले तो बेस्ट रहेगा, राइट? तो अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेरिएशन जो है कैन बी विजुअलाइज, अगर हम उसको विजुअलाइज करें इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्लाउड। अब देखो चार्ज क्लाउड क्या होते हैं, हम क्या बोलते थे कि एक ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अराउंड रीजन है हमारे पास, ठीक है। अब हम उस रीजन को क्या बोलते हैं कि हम ऐसे तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसके अंदर कहीं कुछ 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 तो होगा। तो अगर हम सोचे कि ये जो मैंने डॉट लगाया ना, ये मेरे पास चार्ज क्लाउड है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास चार्जेस प्रेजेंट है। तो चार्ज क्लाउड डायग्राम इज कॉल्ड द बाउंड्री सरफेस डायग्राम। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको ये रीजन दिख रहा है, ये डॉट 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 वाला, इसे हम कहते हैं बाउंड्री रीजन। इसे हम क्या कहते हैं? बाउंड्री रीजन कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जब न्यूक्लियस के अराउंड का एक ऐसा रीजन, ठीक है, जहाँ पे चार्ज क्लाउड है, और अगर मैं उसकी बाउंड्री कर दूँ, ठीक है, अगर ये सपोज के ये है मेरे पास ये चार्जेस प्रेजेंट है, ठीक है, और इसकी अगर मैंने सोचा कि चलो बाउंड्री करके देखते हैं, तो इसकी बाउंड्री कुछ ऐसी बनेगी, राइट? तो ये जो बाउंड्री मैंने कर दी है, इसे हम कहते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में चार्जेस प्रेजेंट है, और उस चार्ज को मैं बाउंड्री दे दूं एक, तो उसको कह देंगे बाउंड्री सरफेस डायग्राम, राइट? सो द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल इज गिवन बाय ओनली दैट बाउंड्री। तो उस जैसे ये चार्जेस प्रेजेंट होंगे, अब इन चार्जेस ऑब्वियसली कुछ स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे, कोई ऐसे प्रेजेंट होएगा, ठीक है, कोई ऐसे प्रेजेंट होएगा, ठीक है। तो अगर मैं इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग अगर इनकी बाउंड्री कर दूं, ठीक है, तो मेरे को यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स पता लग जाएंगे, ठीक है। मैंने बाउंड्री कर दी, तो उन बाउंड्री के हेल्प से मेरे को स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता लग जाएगा। तो कहना क्या चाहते हैं? द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय ओनली दैट बाउंड्री सरफेस डायग्राम वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर इस एरिया में अगर हम बात करें, तो इस एरिया में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कांस्टेंट है ना। इधर जो है मतलब साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम है, राइट, चेंज तो नहीं हो रही। अगर हम इधर बात करें, यहाँ पे साई स्क्वायर की मैक्सिमम है, ठीक है, चेंज नहीं हो रही। तो ऐसे रीजन्स जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है, एनक्लोजेज अ रीजन और वॉल्यूम ऑफ अबाउट 90%, और वो से एरिया में चार्ज जो है वो 90% प्रेजेंट हो, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की होने की क्षमता भी ज़्यादा हो, तो ऐसे रीजन की अगर हम बाउंड्री कर दिया जाए तो उधर से हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल आता है। दोबारा समझो ये बात कि क्या कह रहा है वो, कि मेरे पास ये चार्जेस थे, ये मेरे पास न्यूक्लियस के अराउंड चार्ज था, ठीक है। अब ये जो चार्ज था उसने क्या कह रहा है कि जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होएगी, मतलब चार्ज के होने की जो क्षमता होएगी वो 90% होएगी, इलेक्ट्रॉन की जो होने की वैल्यू होएगी वो 90% होएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होएगी वो कांस्टेंट होगी, मतलब साई स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं करनी चाहिए। एक हमें पता लग गया कि हाँ यहाँ पर साई स्क्वायर मैक्सिमम है, ठीक है। तो ऐसे रीजन की अगर बाउंड्री कर दी जाए तो उस बाउंड्री के हेल्प से मैं शेप ऑफ ऑर्बिटल पता लगा सकती हूँ, उस बाउंड्री के हेल्प से शेप ऑफ ऑर्बिटल पता लगा सकती हूँ। इसे अभी हम फिगर के हेल्प से भी दोबारा समझते हैं। तो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल,
तो यहाँ पर हम शेप्स के बारे में बात करते हैं SPDF की। उधर से ही आपको समझ में आता जाएगा कि बाउंड्री डायग्राम एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अगर हम s ऑर्बिटल के बारे में बात करें तो s ऑर्बिटल जो होता है ना वो हमारे पास स्फेरिकल आता है। s ऑर्बिटल जो होता है वो सिंपली स्फेरिकल आता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर ये मेरा न्यूक्लियस है सपोज किया, ठीक है। यहाँ पे मेरा कुछ न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड में ये चार्जेस आपको दिख रहे हैं ब्लैक कलर के डॉट 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 डॉट। अगर इधर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम है, राइट, साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम है और इलेक्ट्रॉन की होने की प्रेजेंस जो है वो 90% है, ठीक है। तो इस रीजन की जैसे ही मैंने शेप बनाई तो ये कुछ स्फेरिकल आया, ठीक है। और हमें पता था कि न्यूक्लियस के सबसे पास होने वाला ऑर्बिटल कौन सा है, 1s है। तो इधर से मेरे पास पता लगा कि जो s के ऑर्बिटल की जो वैल्यूज होंगी वो स्फेरिकल शेप में आएंगी। सिमिलरली फॉर 2s, अब देखो यही रीजन कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके आसपास एक चार्ज डेंसिटी है, फिर एक बाउंड्री बन गई, राइट। अब हमने जब ग्राफ स्टडी कर रहे थे तो 2s के ग्राफ में एक ऐसी पहले डाउनफॉल आया, यहाँ पे 0 हुआ और फिर अप गया। तो मतलब एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो सपोज कि ये एरिया एक ऐसा रीजन है जहाँ पे जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू जो है वो 0 है, और उसके बाद फिर एक ऐसा रीजन आ गया जहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन की होने की प्रेजेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन हुआ ये हो गया 1s का, और ये वाला जो हो गया ये हो गया 2s का। वही चीज़ यहाँ पे शो की गई है कि ये वाला जो रीजन हो गया ये हो गया 1s और ये हो गया 2s के लिए, ठीक है। तो यही हमारे पास फॉर्मेट्स आए। वो क्या कहना चाहता है कि द शेप ऑफ ऑल s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। ये जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं ना ये s के लिए तो वो स्फेरिकल आते हैं। अगर हम 2D के केस में पढ़ें तो 2D के केस में वो सर्कुलर आते हैं। 2D के केस में हमारे पास क्या आएंगे, सर्कुलर आएंगे, which encloses a region where probability of finding the electron is maximum। मतलब ये वो रीजन होएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस जो होगी वो 90% होगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी। और इसका ऑर्डर क्या रहता है, अब एनर्जी ऑर्डर क्या रहता है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है 4s, फिर होती है 3s, फिर होती है 2s, फिर होती है 1s। क्यों होता है ऐसा, देखो 1s जो है वो न्यूक्लियस के बहुत पास में, तो उसके पास में है तो उसके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन भी होंगे वो जो न्यूक्लियस होंगे वो टाइटली बाइंडेड होंगे, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, राइट। तो यहाँ पर इसलिए जो वैल्यू है एनर्जी की वो हमारे पास मिनिमम आ जाती है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंडेड है, तो वो जंप करने के लिए इतने ज़्यादा हम बोलेंगे कि नहीं करेंगे, वो इतना ज़्यादा जंप नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स हैं। बट वेयरएज अगर हम 4s की बात करें तो वो काफ़ी दूर होने की वजह से, क्योंकि बीच में क्या आएंगे अभी p ऑर्बिटल भी आएगा और d ऑर्बिटल भी आएगा, राइट। तो दूर होने के वजह से उसकी जो बॉन्ड है न्यूक्लियस के साथ वो थोड़ा वीक हो जाता है, और उस वीकनेस की वजह से उसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है जंप करने के लिए, राइट। तो हमारे पास इसलिए ये फॉर्मेट रहता है और इसे हम कहते हैं बाउंड्री डायग्राम फॉर द s ऑर्बिटल। आपको क्या याद करना है कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं शेप में, और दूसरी चीज इसके क्या होते हैं, अगर 2D में बात की जाए तो ये सर्कुलर शो करता है। नेक्स्ट इज फॉर द p ऑर्बिटल। नेक्स्ट हम बात करेंगे p ऑर्बिटल के लिए। अब p ऑर्बिटल जो होता है ना वो डम्बल शेप होता है, ठीक है। वैसे तो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं लोब्स, उसे हम क्या कहेंगे लोब्स, लेकिन ये कुछ डम्बल शेप का होता है। सो बेसिकली ईच p ऑर्बिटल हैव 2 सेक्शंस, हर एक p ऑर्बिटल के लिए 2 सेक्शन होते हैं विच आर कॉल्ड लोब्स। आप देख रहे हो यहाँ पे इसके पास भी ऐसे 2 सेक्शन है, हर एक p ऑर्बिटल के पास 2 सेक्शन होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लॉब्स कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 0, ठीक है, एट दैट प्लेस वेयर द 2 लॉब्स टच ईच अदर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 2 लॉब है टच कर रहे एक दूसरे को, तो जहाँ पर लॉब एक दूसरे को टच करते हैं उस एरिया को हम कहते हैं, यहाँ पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है मतलब साई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है कि ये 2 लॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 लॉब्स हैं, ये टच कर रहे हैं,
तो ये जो बीच का रीजन है, फॉर एग्जांपल ये पेन वाला जो रीजन है, तो ये जो पेन वाला रीजन है ना, वो हमारे पास जो साई स्क्वायर की वैल्यू होगी वहाँ 0 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होएगा, तभी ये दो रीजन में डिवाइड हो जाते हैं पी ऑर्बिटल। ठीक है, द साइज एंड एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल इंक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इंक्रीजेज। तो जो साइज है और एनर्जी जो है पी ऑर्बिटल का कब इंक्रीज करेगा? जब एन की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। मतलब 4p, अगेन 4p के लिए मैक्सिमम, देन 3p, देन 2p। 1p के तो 1p तो होता ही नहीं है ना, 1 तो ऐसे ही होता है सिर्फ, तो 1p होता नहीं है, इसलिए 4p, 3p एंड 2p। तो ये हमारे पास फॉर्मेट रहता है। मतलब 4p के जो साइज भी होगा वो बहुत बड़ा होगा, फिर 3p का होगा, फिर 2p का होगा। ऐसे ही एनर्जी भी 4p की सबसे मैक्सिमम होगी, क्योंकि अगेन जो न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से उसके जो ऊपर जो चार्ज है, जो उसके अंदर बॉन्ड है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, वो वीक हो जाता है, इसलिए वो जल्दी रिमूव आउट हो जाता है। फिर आता है 3p एंड देन 2p। तो ये हमारे पास फॉर्मेट रहता है पी ऑर्बिटल के लिए। तो पी ऑर्बिटल देखो हमने डिस्कस किया था कि जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो 3 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज px, py, pz, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, जब वो z एक्सिस के अलॉन्ग ग्राफ बना रहा होगा, देख रहे हो आप यहाँ पे z एक्सिस के अलॉन्ग ग्राफ बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे हो गए pz के लिए, और ये जो रीजन है जहाँ पे ये टच कर रहा है, ये जो रीजन है जहाँ पे वो टच कर रहा है, ये जो मेरा ब्लू कलर का रीजन है, इसे अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। तो px के केस में ये ऐसे x एक्सिस के अलॉन्ग बना रहा था, तो टच कहाँ कर रहा है, यहाँ बीच में, तो इस एरिया में साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। y एक्सिस के केस में यहाँ टच कर रहा है, तो यहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहता है फॉर द पी ऑर्बिटल्स। ये है px के लिए, ये है py के लिए, ये है pz के लिए। ठीक है, और ये दो फॉर्म में होता है, मतलब एक ऊपर और एक नीचे फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसे हम लॉब्स कहते हैं। शेप इनकी डंबल शेप होती है, और यहाँ पर जो जिस एरिया में वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, जस्ट टच कर रहे होते हैं, उस एरिया में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है वो 0 होती है। ये हमारे पास पी ऑर्बिटल के केस में फॉर्मेशंस आ गए। नेक्स्ट इज डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब डी ऑर्बिटल देखोगे यहाँ पे क्या है, ये, ठीक है। डी ऑर्बिटल के केस में हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आती है, हमारे पास डी ऑर्बिटल 5 तरह का था हमारे पास, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये हमारे पास 5 स्ट्रक्चर थे, तो इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर भी 5 आएंगे। तो ये 5 स्ट्रक्चर है हमारे पास डी ऑर्बिटल के लिए। तो पहला स्ट्रक्चर है फॉर डी वाई जेड। वाई जेड का मतलब क्या है कि उसका कुछ रिप्रेजेंटेशन वाई में भी होगा और जेड में भी होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये अगर मेरे पास वाई एक्सिस जा रहा है, ये जेड एक्सिस जा रहा है, तो ये वाई के अलॉन्ग भी है, ठीक है, और ये जेड के अलॉन्ग भी है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, नेक्स्ट है एक्स वाई के लिए, मतलब एक्स एक्सिस में भी उसका कोई स्ट्रक्चर होगा, वाई में भी। तो आप देखो यहाँ पे एक्स के लिए ये ऐसा परपेंडिकुलर सा बन रहा है, राइट, परपेंडिकुलर सा बन रहा है, और यहाँ पर वाई एक्सिस में भी प्रोपोर्शन अपनी दे रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये जो होगा ना हमारे पास 2 लॉब्स जो होंगे, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, अगर x और y है, अगर सपोज किया मेरे पास x और y है, तो इनके बीच में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर मेरे पास x और y है तो इनके बीच में प्रेजेंट होंगे। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, x z के लिए तो x और z एक्सिस के बीच में, x और z एक्सिस के बीच में, मतलब कि अगर ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास z एक्सिस है, और ये मेरे पास y है, तो x और z के बीच में। ठीक है, फिर अगेन इधर से एक ग्राफ आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज z स्क्वायर। तो z स्क्वायर में क्या होगा, एक तो वो अपने z एक्सिस में बनाएगा, और स्क्वायर है तो कुछ सेंटर में यहाँ पर भी बना रहा होगा। एंड नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब कि इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो टोटल ही x और टोटल ही y के ऊपर प्रेजेंट होगी। टोटल ही x
और टोटल ही y क्यूब पर प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे पास 5 स्ट्रक्चर है d ऑर्बिटल के लिए, राइट। अब आता है नोड्स की बारी कि एक्चुअली में नोड्स होते क्या। तो अगर मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया था कि वो पॉइंट जहाँ पर वो कट कर दे हमारे एक्स एक्सिस पे जो 0 पॉइंट पे आ जाए, मतलब आर के अलॉन्ग में जब वो कट कर दे और वो 0 पे आ जाए, मतलब डेंसिटी वहाँ पे 0 हो जाए, निल हो जाए, तो उस एरिया को हम कहते हैं नोड, ठीक है। सो द प्लेस और पॉइंट वेयर रेडियल वेव फंक्शन पासिस थ्रू 0, बात वही आ गई, वो एरिया, वो ग्राफ में वो एरिया जहाँ पर वो 0 को लाई करो, जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल 0 को टच कर गया, तो ये एरिया हो गया नोड। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलती कि ये कुछ ऐसे जा रहा है, अब ये यहाँ पे टच कर गया, तो ये हो गया नोड। तो बेसिकली क्या कह रहा है वो कि जो हमारे पास वो एरिया जहाँ पर वो जो है एक्स एक्सिस, मतलब कि जो हमारे पास आर की वैल्यू है वहाँ पर 0 को टच कर जाए, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और नोड को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास n माइनस एल माइनस 1, n माइनस एल माइनस 1, मतलब n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l जो है वो है एजीम्यूथल, l जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तो n माइनस एल माइनस 1। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे को 2s के लिए निकालना हो, तो 2s के लिए क्या होता है, 2 जो हो गया ये तो मेरे पास हो गया n की वैल्यू, और l की वैल्यू s के लिए क्या होती है, 0, l की वैल्यू s के लिए क्या होती है, 0। तो 2 माइनस 0 माइनस 1 कम्स आउट टू बी 1 नोड। मतलब कि जब इसका ग्राफ बनेगा, और हमने यही देखा है कि इसका जब ग्राफ बनता है वो ऐसा ही बनता है, राइट, बिल्कुल यहाँ पे 0 पे कट हो जाता है और फिर ये ऐसे बढ़ता है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो हमारे पास इसका ग्राफ भी बनता है वो हमारे पास ऐसा ही कुछ बन के आता है, ऊपर से बिल्कुल पहले 0 हो जाता है और फिर ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये एक ही नोड आता है। अगर हम 3s की बात करें तो 3s का जब ग्राफ बनेगा तो 3s के केस में क्या हो जाएगा, जो n की वैल्यू है वो 3 होगी और s की वैल्यू जो होगी वो होगी l इक्वल टू 0। तो वही वैल्यू पुट करें, 3 माइनस 0 माइनस 1, तो 3 में से 1 गया, 2 नोड। तो मतलब जब इसका ग्राफ बनेगा तो इसमें कम से कम भी 2 नोड आने चाहिए। देखो कैसे आएंगे इसके 2 नोड, ये ऊपर, ये सबसे पहले ऊपर से नीचे आए यहाँ पे, फिर यहाँ पे मेरे पास कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, फिर यहाँ पर एक नोड आएगा और फिर ऐसे वैल्यू बनेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 नोड आ गए, इसका मतलब क्या, ये 3s का ग्राफ है। तो नोड हमें बताता है कि हमारे पास ग्राफ में कितने वैल्यूज पे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, वो हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाएगी, ये हमें नोड बताता है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने ये सारा डिस्कस कर लिया कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होगी, ठीक है। एस के लिए स्फेरिकल होगी, पी के लिए लोब वाली होगी जिसमें 2 पार्ट बन रहे होंगे, डी के लिए क्या होगी, हमारे पास लोब शेप होगी लेकिन वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लाई करेगी, राइट। और इन सब को डिफाइन कौन करता है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम करता है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर में स्टडी किया नोड क्या होता है। तो आज के स्ट्रक्चर में, आज के लेक्चर में हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल को अच्छे से डिस्कस कर लिया कि शेप्स क्या होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इलेक्ट्रॉन्स अब ऑर्बिटल के अंदर कैसे, किस फॉर्मेट में फिल होते जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फ्रॉम द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को।